Manufacturing Industries Part 4. Hello students, today we are going to start part 3 of the chapter Manufacturing Industries. Today's topic is Agro Based Industries. आज हम इस वीडियो में Agro Based Industries के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कॉटन, जूट, silk, woolen textiles, sugar, edible oil, etc. are the example of agro based industries. जब हमने चैप्टर शुरू किया था उस वक्त आपको बताया था कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं. दोज इंडस्ट्रीज विच गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर. इट मीन्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. अब चलते हैं आगे, शुरू करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. The textile industry occupies unique position in the Indian economy because it contributes significantly to industrial production. और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि इसके साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है. इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट. ये सेल्फ रिलायंट है किसमें? एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन. इट हैज़ फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स. इंडिया की सिर्फ यही इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसमें सब कुछ रॉ मटेरियल से लेके और हाईएस्ट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स तक सब कुछ इंडिया में ही हम इसको जनरेट करते हैं और उसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा हम इसको बनाते हैं. तो सो इट इज़ नोन एज सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री. यानी कि इसके लिए हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करते दूसरे कंट्रीज से. सो फर्स्ट इज कॉटन टेक्सटाइल्स. In ancient India, cotton textiles were produced with hand spinning and handloom weaving. जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाथ से वीविंग होती थी, हाथ से स्पिनिंग होती थी. बट 18th सेंचुरी के बाद में यहाँ पे पावर लूम्स का यूज़ जो है वो स्टार्ट हो गया था. पावर लूम्स वर यूज्ड इन 18th सेंचुरी. आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. क्योंकि आपने देखा होगा कि कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश पीपल यहाँ से अच्छी क्वालिटी का रॉ कॉटन खरीद के मैनचेस्टर में लेके जाते थे, इंग्लैंड में, और वहाँ पे उससे अच्छा कपड़ा बना के और फिर इंडिया के मार्केट में लाते थे. तो इंडियन जो व्यूअर्स थे उनके पास अच्छा रॉ मटेरियल ना होने की वजह से सामान वो अच्छा नहीं बना पाते थे. तो कॉलोनियल पीरियड में हमने काफ़ी सफ़र किया इसके लिए एंड मिलमेड क्लॉथ का हमने सामना किया, फेस किया, जिसकी वजह से हमारे टेक्सटाइल को नुकसान हुआ. अगर हम कॉटन की बात करें तो सबसे पहली कॉटन मिल मुंबई में आई इंडिया की और 1854 में ये स्टार्ट हुई थी. इसके बाद 2 वर्ल्ड वॉर्स वर फाउट इन यूरोप. इंडिया वाज ब्रिटिश कॉलोनी. देयर वाज अ डिमांड फॉर क्लॉथिंग यूके, हेंस दे गेव अ बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोविंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात. पहले आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा, इसके बारे में आपने सुना होगा कि सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन मिल्स लगी थी. आपको पता होगा बॉम्बे में अभी हमने जिक्र किया. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, मार्केट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज, लेबर, मोस्ट क्लाइमेट एट्सेट्रा कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इट्स लोकलाइजेशन. हमने डिस्कस किया द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में ड्यू टू दीज फैक्टर्स कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड. So this industry has close links with agriculture and provides a living to farmers. Cotton ball pluckers, जो कि cotton fields में जो ball pluckers होते हैं, and workers engaged in ginning, spinning, weaving, different types के जो processes होते हैं उसमें ये contribute करता है. dyeing, designing, packaging, tailoring, sieving, etc. तो इसमें कितने सारे लोगों को इसमें employment मिलता है. The industry, by creating demand, supports many other industries such as chemicals and dyes, packaging materials and engineering works. तो जो टेक्सटाइल जहाँ पे पैक होता है, जिसमें पैक होता है, उस जो पैकिंग के लिए मटेरियल आता है उसके लिए भी इंडस्ट्री चल रही है. इसी तरह से कपड़े को डाई किया जाता है तो डाइंग के लिए अलग से इंडस्ट्री चल रही है. केमिकल्स के लिए इंडस्ट्री चलती है जो उसमें यूज़ होते हैं. इंजीनियरिंग वर्क्स जो है वो भी अलग से इंडस्ट्री चल रही होती हैं. So in this way we can say that cotton textile industry provides a lot of employment in other industries. While spinning continues to be centralized in Maharashtra. Spinning का जो मेन वर्क है वो महाराष्ट्र और गुजरात में और तमिलनाडु में है. और वीविंग जो है वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड टू प्रोवाइड स्कोप फॉर
incorporating traditional skills and designs of weaving in cotton, silk, zari and embroidery, etc. India has world class production in spinning, but weaving supplies low quality of fabric as it cannot use much of the high quality yarn produced in the country. अब सिंपल सी बात है कि स्पिनिंग का तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रोडक्शन चलता है, वर्ल्ड क्लास स्पिनिंग होती है इंडिया में, लेकिन वीविंग की जहाँ तक बात आती है डिपेंड्स ऑन द रॉ मटेरियल. तो हमारे पास अगर अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक या रॉ मटेरियल नहीं है तो अच्छी क्वालिटी का वोवन क्लॉथ हमारे सामने नहीं आएगा. सो दिस इज़ द बेसिक प्रॉब्लम. एंड वीविंग इज़ डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स. ये तीनों ही तरीके हैं. The handspun khadi provides large scale employment to weavers in their homes as a cottage industry. खादी जो इंडस्ट्री है जिसमें खादी का कपड़ा बनता है तो उसमें वीविंग का जो काम होता है उसके लिए काफ़ी सारे वीवर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और वो अपने घरों पे ये छोटी छोटी मशीनें लगा के और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में खादी जो है टेक्सटाइल बनाते हैं. तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट है व्हाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फसाइज ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी, क्योंकि इससे हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एंड दे विल मीन्स बी एबल टू स्पिन यार्न एंड दे विल वीव द खादी and the people of India will wear khadi. In this way the people of India will get employment. Why is it important for our country to keep the mill sector loomage lower than power loom and handloom? क्योंकि इससे प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ाने में हेल्प मिलेगी और स्पीड जो है वो बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि इसमें जो मिल सेक्टर लोमेज है लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा. इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान, ये आपको याद रखना है, राइट. जापान को एक्सपोर्ट करता है और इसके साथ में दूसरी अदर मार्केट्स हमारी यूएसए में, यूके में, रसिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज. We have a large share in the world trade of cotton yarn. Our spinning mills are competitive at the global level and capable of using all the fibers we produce. The weaving, knitting and processing units cannot use much of the high quality yarn that is produced in the country. There are some large and modern factories in these segments, but this is the map, later we'll discuss about it. Most of the production is in fragmented small units which cater to the local market. This mismatch is a major drawback for the industry. As a result, many of our spinners export cotton yarn while apparel garment manufacturers have to import fabric. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे आपको देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन फ्रेगमेंट स्मॉल यूनिट्स. तो स्मॉल यूनिट्स होने की वजह से सिर्फ लोकल मार्केट तक ही लिमिटेड रहता है. इट मीन्स लोकल मार्केट में ही इसको जो है अवेलेबिलिटी होती है, इसलिए जो बड़े लेवल पे जो इंडस्ट्री चल रही है वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाता है. तो बड़े लेवल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्या करना पड़ता है, फैब्रिक इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से नुकसान थोड़ा होता है. Suppose that yarn is sold at ₹85 per kg. If it is sold as a trouser, it fetches ₹800 per kg. इसमें समझाया गया है कि वैल्यू जो है वो किस तरह से बढ़ जाती है. फाइबर की वैल्यू जो है वो कितनी होती है और उसके बाद जब उसको टेक्सटाइल बना के या फिर उसका गारमेंट बना देते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है. तो जैसे जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ करेंगे द वैल्यू विल बी एडिड ऑफ एनी प्रोडक्ट, राइट. Although we have made significant increase in the production of good quality long staple cotton, the need to import is still felt. अभी भी हमें good quality का long staple cotton produce हो रहा है, but still we need to get more good quality staple cotton. Power supply is erratic and machinery needs to be upgraded in the weaving and processing sectors. In particular, other problems are the low output of labor and stiff competition with the synthetic fiber industry. तो आप इसमें क्या करेंगे कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस और द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री. तो इसमें आप मेन बताएंगे कि एक तो ये है कि गुड क्वालिटी का लॉन्ग स्टेपल कॉटन हमारे पास नहीं है. सेकेंड थिंग वी कैन से दैट पावर सप्लाई प्रॉब्लम, राइट. थर्ड वन, मशीनरी नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड और अपग्रेडेड. वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर इन पर्टिकुलर
इसे हमें मशीनरी जो है और अच्छी लगानी पड़ेंगी. अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर, क्लियर, एंड वी कैन से दैट लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, राइट, एंड हार्ड कॉम्पिटिशन विद सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज. तो इस तरह से कॉटन इंडस्ट्री के ये सारे चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं. नाउ विल कम टू जूट टेक्सटाइल्स. जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट्स वेरी इजी. India is the largest producer of raw jute and jute goods and stands at second place as an exporter after Bangladesh. बांग्लादेश जो है वो जूट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है. पहले इंडिया ही हुआ करता था, बट 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो बांग्लादेश ईस्टर्न पाकिस्तान बन गया और काफ़ी सारे जूट प्रोड्यूसिंग एरिया उसमें चले गए. तो मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर in a narrow belt. The first jute mill was set up near Kolkata in 1855 at Risra. After partition 1947, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि 3/4 of the jute producing area went to Bangladesh, east while eastern Pakistan. आगे चलते हैं. अब इसमें जूट इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. तो जूट इंडस्ट्री में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो फैक्टर्स आते हैं. सबसे पहले कि उनकी लोकेशन अगर हुगली बेसिन एरिया में है तो क्यों है. द सिंपल वेज वी हैव डिस्कस्ड, जो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में किया था. यहाँ पे सस्ता वाटर ट्रांसपोर्ट है. दूसरा आप बताएंगे कि नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है. फिर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. इसी के साथ अबेंडेंस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर इज़ अवेलेबल इन अबेंडेंट फॉर्म. काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे वाटर है जो कि रो जूट प्रोड्यूस करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है. चीप लेबर इज़ अवेलेबल फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, ओडिशा एंड यूपी. कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट ऑफ jute goods. So in this way we can say that these are the factors affecting the location of jute industries, centralization of jute industries in West Bengal near the Hooghly bank. बट इसके साथ साथ में इसकी चैलेंजेस भी हैं. इस इंडस्ट्री की चैलेंजेस कौन कौन सी हैं? कॉमन चैलेंजेस हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मशीनरी अच्छी नहीं है, ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ये तो आप सब में बता सकते हैं. इसके साथ में हार्ड कंपटीशन किसके साथ में है? बांग्लादेश के साथ में है, ब्राज़ील के साथ में, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड. However, the international demand has been on the increase due to the government policy of mandatory use of jute packaging. जूट पैकेजिंग काफ़ी मैंडेटरी हो गया है तो इसलिए इसकी डिमांड बढ़ी है. टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोडक्ट्स नीड टू बी डाइवर्सिफाइड. अब कौन कौन सी मार्केट हैं? और USA, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, UK एंड ऑस्ट्रेलिया. द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली biodegradable materials has once again opened the opportunity for jute products. So in this way we have discussed about jute industry. Now this is the last textile industry in this chapter, sugar industry. Sorry, it is edible and sugar industry, it is based on agro or agriculture. So two textile industry we have discussed, jute and cotton, right? Now we are going to discuss sugar industry. India stands second as a world producer of sugar after Brazil. It means Brazil is the largest producer of sugar. You have to note down and remember. But occupies the first place in the production of gur and khansari. India is standing at the first position in gur and khansari production. The raw material used in this industry is bulky and in holes its sucrose content reduces because sugar cane आपने देखा होगा कि खेत से काटने के बाद बहुत जल्दी वो सूख जाता है, उसके अंदर जो रस होता है वो सूख जाता है. द मिल्स आर लोकेटेड इन यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे शुगर केन उगाया जाता है. गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश एट्सेट्रा. 60% मिल्स आर इन यूपी एंड बिहार, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता है. दिस इंडस्ट्री इज़ सीजनल एंड इन नेचर, सो इट इज़ आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर, क्योंकि इसमें प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो इसलिए ये सीजनल है और इस वजह से ये कोऑपरेटिव सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा चलती है. जैसे हमने
इसमें एग्जाम्पल्स में किया था कोऑपरेटिव सेक्टर के एग्जाम्पल में, मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स इन यूपी एंड महाराष्ट्र आर इन कोऑपरेटिव सेक्टर, क्योंकि इसका सीजनल नेचर है, जब भी गन्ना उगाया जाता है शुगर केन उसी वक्त इनके अंदर काम चलता है। In recent years, there is a tendency for the mills to shift the concentrate in the southern and western states, especially in Maharashtra. This is because of the cane produced here has a higher sucrose content, क्योंकि महाराष्ट्र में जो गन्ना उगाया जाता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुक्रोज होता है। The cooler climate also ensures a longer crushing season. Moreover, the cooperatives are more successful in these states. मेजर चैलेंजेस, अब इसकी भी कुछ चैलेंजेस हैं। एक सबसे बड़ी चैलेंज है कि ये सीजनल नेचर है इसका, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीजन में ही शुगर मिल्स चलती हैं। और दूसरा ये है कि इसमें ओल्ड एंड इनसफिशिएंट मेथड्स हैं प्रोडक्शन के। तीसरा, ट्रांसपोर्ट डिले की वजह से इसका जो केन फैक्ट्री तक पहुंचने में अगर डिले होती है तो इसके अंदर जो सुक्रोज होता है उसमें कमी आ जाती है। एंड द नीड टू बी मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेस, राइट। और ये भी एक चैलेंज है कि हमें जो बैगेस का जो यूज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना। बैगेस क्या होता है? बैगेस होता है जो गन्ने का रस निकालने के बाद जो वाइट पार्ट बचता है, उसका रिमेन्स होता है, उसको वो ड्राई रिमेन्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बैगेस बोलते हैं, राइट। तो वो भी एक चैलेंज में आ जाता है। एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। Mineral based industries are those industries which get the raw material from mineral. तो जिनका रॉ मटेरियल मिनरल्स के फॉर्म में होता है उसको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। तो ये मिनरल्स जो होते हैं ये अर्थ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ये हम 5th चैप्टर में आप लोग बिल्कुल पढ़ चुके होंगे इसके बारे में। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। Now we'll discuss about some industries. The first is iron and steel industry. Iron and steel industry इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग, बेसिक और की इंडस्ट्री मानी जाती है। It is considered basic industry because it is the base of other industries. Other industries depend on it for their machinery. बिल्डिंग भी बनाई जाती है तो उसमें भी आप देखते होंगे आयरन एंड स्टील यूज़ होता है। मशीन्स बनती हैं, टूल्स बनते हैं, इक्विपमेंट्स बनते हैं, ऑल द थिंग्स आयरन एंड स्टील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इंडस्ट्री इज़ कंसिडर्ड बेसिक और की इंडस्ट्री। स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड अ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो इसलिए आयरन एंड स्टील आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसी चीज़ों का लिस्ट बना सकते हैं। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। अगर किसी भी कंट्री में आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है और उसका कंजप्शन भी ज़्यादा है तो इसका मतलब वो कंट्री, उसका डेवलपमेंट फैक्टर एक इम्पोर्टेंट होता है, इसका कंजप्शन और यूज़। आयरन एंड स्टील इज़ अ हैवी इंडस्ट्री बिकॉज इसका रॉ मटेरियल भी हैवी होता है और इसकी जो फिनिश्ड गुड्स होती हैं वो भी हैवी एंड बल्की होता है। आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन, ये इसके लिए रॉ मटेरियल है जो है किस रेशो में चाहिए? 4:1 के रेशो में चाहिए। सम क्वांटिटीज ऑफ मैंगनीज ऑल्सो इम्पोर्टेंट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। ये भी आपको याद रखना है कि स्टील को स्ट्रोंगर बनाने के लिए, हार्डर बनाने के लिए मैंगनीज का यूज इसमें किया जाता है। वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी आइडियली लोकेटेड, या हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का लोकेशन या सेंट्रलाइजेशन कहाँ होगा। तो सिंपली हम डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्टर्स ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, कि जिसमें आपको बताया गया था कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छी जगह वो है इंडस्ट्री बनाने के लिए जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल काफ़ी भारी होता है और ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर खर्चा करना पड़ता है। इन 2018 विद 106.5 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन, इंडिया रैंक्ड सेकेंड अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोडक्शन producers. It is the largest producer of sponge iron. In 2018, per capita, you can say per capita means per person consumption.
per person consumption, right, of steel in the country was only around 70.9 kg per annum against the world average 224.5 kg. दुनिया भर में पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ आयरन स्टील 224.5 kg और इंडिया में ये था 70.9 kg पर एनम, राइट. इसका मतलब काफ़ी कम था. टोटल प्रोडक्शन की अगर बात करेंगे फिनिश गुड्स में, तो मेट्रिक टन्स में यहाँ पे बताया गया 2013-14 का 87.67 मेट्रिक टन है. 2014-15 में 92 पे पहुँच गया, 15-16 में 91 दोबारा से रिड्यूस हो गया, 16-17 में काफ़ी बढ़ गया और 17-18 में आके दोबारा से रिड्यूस होके इट कम्स टू 86.69 मेट्रिक टन्स. ये हमें मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड से, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से. वाई इज़ द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील सो लो इन इंडिया? क्योंकि इंडिया में पर कैपिटा जो कंजप्शन है वो कम इसलिए है क्योंकि प्रोडक्शन भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं होता है. मिनी स्टील प्लांट्स एंड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं. मिनी स्टील प्लांट्स वो होते हैं जो छोटे होते हैं, राइट. दीज प्लांट्स हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, जिसमें बिजली से चलने वाली भट्टियाँ होती हैं जिसमें आयरन को पिघलाया जाता है. एंड दे यूज स्टील स्क्रैप, स्पंज आयरन. दे हैव री रोलर्स दैट यूज स्टील इनगॉट्स एज वेल, राइट. इनगॉट्स बनाने में भी इसका जो है यूज होता है. दे प्रोड्यूस माइल्ड मीन्स सॉफ्ट एंड एलोय स्टील. एलोय स्टील्स में तो जो कॉम्बिनेशन से बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेटल्स से जो भी बनता है उसको एलोय बोलते हैं, राइट, ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशंस. Now see this diagram. Process of manufacture of steel. See this diagram. ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल जो होता है, जैसे छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में सबसे ज़्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल इज़ अवेलेबल. आयरन ओर इज़ अवेलेबल इन अबेंडेंस. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट. आफ्टर दैट आयरन ओर इज मेल्टेड इन फर्नेसेस. लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग. मटेरियल विच इज़ एडेड. स्लैग इज रिमूव्ड. इसका स्लैग जो है वो हटा दिया जाता है. कोक जला दिया जाता है और उससे और जो होता है वो गर्म हो जाता है. इसके बाद जो पिघला हुआ मटेरियल है उसको मोल्ड्स में या पिग्स को जो है पोर्ड किया जाता है, उसको छान के और इस तरह से उसमें जो है मोल्ड्स के अंदर जमा देते हैं, उसको पिग्स भी बोलते हैं इसको. आफ्टर दैट पिग आयरन इज़ फर्दर प्योरीफाइड. अब इसके बाद दोबारा से इसको प्योर किया जाता है, साफ़ किया जाता है, मेल्टिंग की जाती है एंड ऑक्सीडाइजिंग किया जाता है इम्प्योरिटीज़ को. फिर इसके बाद में मैंगनीज़, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंगनीज़, निकल, क्रोमियम ये मिलाए जाते हैं. एंड आफ्टर दैट फाइनली रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फोर्जिंग, यानी कि डिफरेंट शेप्स उसको दिए जाते हैं. सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ आयरन एंड स्टील. इंडिया में 10 आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं. डिस्कस कर लेते हैं एक बार. सबसे पहले बर्नपुर, दुर्गापुर, बोथ आर इन वेस्ट बंगाल. बोकारो झारखंड में है, जमशेदपुर भी झारखंड में है, दोनों याद रखने हैं. बर्नपुर, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, बोकारो जमशेदपुर झारखंड. राउरकेला उड़ीसा में है. भिलाई छत्तीसगढ़ में है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फेमस है. विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है. सेलम ये आपका तमिलनाडु में है. भद्रावती और विजयनगर दोनों कर्नाटका में है. ये आपको अच्छे से याद रखने हैं. इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के बारे में पढ़ते हैं. छोटे प्लांट में आपने देखा मिनी स्टील प्लांट में, जिसमें कई जगह पे डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में एक ही जगह सारे काम होते हैं. लार्ज होता है, हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स, चाहे वो पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग, रोलिंग एंड शेपिंग, ऑल द थिंग्स आर डन एट वन प्लेस, राइट. सो लेट्स हैव फर्दर डिस्कस अबाउट मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से. ज़्यादातर जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं आयरन एंड स्टील की, वो इसके अंडर में काम करती हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. इन 1950 चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील. 1950 के अगर डिकेड की बात करें तो इंडिया और चाइना में लगभग बराबर क्वांटिटी में स्टील प्रोड्यूस हो रहा था, बट आज चाइना हमसे काफ़ी आगे निकल गया है. China is also world's largest consumer of steel, producer as well as consumer. Chota Nagpur Plateau region has the maximum concentration of iron and steel industries. Clear? सबसे ज़्यादा कंजप्शन, क्योंकि यहाँ पे
छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में आयरन ओर मिलता है, कच्चा माल मिलता है, इसलिए यहाँ पे कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा है. It is largely because of the relative advantages this region has for the development of this industry. These include low cost of iron ore, high grade raw materials in proximity, cheap labor is available, and vast growth potential in the home market. लोग घरों में भी छोटे छोटे काम करते हैं. Though India is an important iron and steel producing country in the world, yet we are not able to परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू. क्या चैलेंजेस हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की? ज़्यादा कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल. हमारे पास कोकिंग कोल की कमी है. लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है. इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी की रेगुलर सप्लाई नहीं होती है. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छी और बड़ी जो है अच्छी बिल्डिंग नहीं है, इसलिए ये इसकी चैलेंजेस आएगी. वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज. हाउएवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड. लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको आप एफडीआई बोलते हैं, इनकी वजह से आयरन स्टील इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी ग्लोबल इंडस्ट्री बन गई है. एंड इट हैज़ गिवन बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. There is a need to allocate resources for research and development to produce steel more competitively. Now, aluminium smelting industry. इसके बारे में पढ़ते हैं. Aluminium smelting is the second most important metallurgical industry in India. It is light, resistant to corrosion, a good conductor of heat, malleable and becomes strong when it is mixed with other metals. लाइट होता है, सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है. एंड इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट. क्योंकि ये लाइट होता है इसलिए एयरक्राफ्ट में लाइट जो इक्विपमेंट्स होते हैं या उसके पार्ट्स होते हैं वो ज़रूरत पड़ती है. यूटेंसिल्स बनते हैं एल्यूमिनियम के, आपने देखा होगा, और वायर्स बनती हैं. It has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc and lead, जो कि महंगे होते हैं. A number of industries. तो एल्यूमिनियम जो होता है वो इतना महंगा नहीं होता है. बॉक्साइट इसका और फॉर्म होता है, यानी कि एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से निकाला जाता है. टेक अ ग्लांस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इन चाइना एंड इंडिया. आप कंपेयर करके देख सकते हैं. ब्लू जो है वो मार्क इंडिया का है और रेड चाइना का है. तो कितना बड़ा डिफरेंस है इंडिया और चाइना में प्रोडक्शन का. यू कैन कंपेयर योरसेल्फ. क्लियर? इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट. एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री आर लोकेटेड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. You can see in figure 6.6 strip casting mill at smelter of Nalco, right? National Aluminium Limited Company. Bauxite, the raw material used in the smelters, is a very bulky, dark, reddish colored rock. The flow chart given below shows the process, right, of manufacturing aluminium. Regular supply of electricity and an assured source of raw material at minimum cost are the two prime factors for location of the industries. तो जो इंडस्ट्रीज लोकेटेड है उसकी लोकेशन के जो मेन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं. एक तो इलेक्ट्रिसिटी की रेगुलर सप्लाई हो, वहाँ पे इस इंडस्ट्री को लगाया जा सकता है. और रॉ मटेरियल की भी अच्छी जो है मिनिमम कॉस्ट पे सप्लाई होती रहे, तो वहाँ पे ये इंडस्ट्री अच्छे से लगाई जा सकती है. इसमें जो रिक्वायरमेंट है 4 to 6 tons ऑफ बॉक्साइट, 2 tons ऑफ एल्यूमिना एंड देन 1 ton ऑफ एल्यूमिनियम विल बी देयर. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री. रॉ मटेरियल बॉक्साइट जो है क्वेरी निकलती है, उसके बाद में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंड देन एल्यूमिना, बॉक्साइट क्रस्ट एंड एल्यूमिना डिसॉल्व्ड आउट, एल्यूमिना रिफाइनरी. और इसके बाद होता है एल्यूमिनियम स्मेल्टर. इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है अप्रोक्सीमेटली 18,600 किलोवाट per ton of ore. Then now we'll discuss about one map was left. Chemical industries in the next video we'll discuss, and now we'll discuss about a map of
textile industries. It was left, so now we'll do that. This one, listen very carefully. Textile industries in India: cotton, woolen and silk textile. So here with this symbol, black dot, this is cotton textile. Concentration of cotton textile in Gujarat and Maharashtra, as we studied, some parts of Bengal and some parts like Kanpur, Agra, Moradabad, etc. Here woolen textile industry, the concentration here in this region, because good quality of wool is found in Punjab, Himachal and Jammu and Kashmir, Baramulla, right, Srinagar, etc. Silk textile in southern India and Varanasi are the major center. In southern India, in southern Karnataka and in some parts of, we can say, Bengal, Bankura, right, in Bengal. So Murshidabad also. These are the major centers of silk textile. So this was the map showing textile industries in India. So dear students, in this video we have discussed agro-based industries and some mineral-based industries like aluminum smelting and iron and steel industries. I hope that you are understanding. If you have any doubt, you can ask me by writing in comment box. Thank you. Have a nice day.